बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज 30 नवंबर है और इतवार का दिन। नाज़रीन, खबर बुरी है इस्टेब्लिशमेंट के लिए। बहुत बुरी खबर है कि अहम सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी और इस कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अहम पार्टिसिपेंट्स बगावत कर गए हैं और वो आज उन्होंने अपना पहला नतीजा दे भी दिया है। यानी उस पूरी बगावत का, उस पूरे सिलसिले का आज पहला नतीजा मिला है और ये बहुत ही ख़तरे की बात है इस्टेब्लिशमेंट के। ये क्या कहानी है और ये ख़तरा कैसे कराची से उठ खड़ा हो रहा है, इसके ऊपर कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, एक और अहम खबर भी है। इमरान खान की रिहाइशगाह बनी गाला के इर्द गिर्द हमने आग लगी हुई देखी है। पहले तो मुलाजमीन ने खुद ही बुझाई, लेकिन एक बार फिर से आग भड़क उठी है और इसको बुझाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा और ये आग मुसलसल इमरान खान के घर की तरफ आ रही है। अब इसके पीछे साजिश है, अब इसके पीछे क्या है, या ये हादसाती तौर पर लग गई, जो भी है। लेकिन नाज़रीन, इंतज़ामिया इसको बुझाने में कोई बहुत सीरियस नज़र नहीं आ रही है। सीडीए के सिर्फ 3 मुलाजमिन वहाँ पहुँचे हैं। तो ये क्या कहानी है, इसके ऊपर भी कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर ये है नाज़रीन इकराम कि सुहेल खान आफरीदी इस्टेब्लिशमेंट को अब सिर्फ खटक नहीं रहे हैं, बल्कि उनके लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन चुके हैं। और इस्टेब्लिशमेंट यानी उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान आज किया है और इस वजह से अब उनको पैगामात पिंडी से मिलना शुरू हो चुके हैं। रंग बिरंगे पैगामात हैं, अजीबो गरीब किस्म के पैगामात हैं। इससे सुहेल खान आफरीदी की आधी फतह भी कहा जा सकता है। बल्कि इसी से शुरू करते हैं, इस सवाल से। यानी कि मैं सुहेल खान आफरीदी वाले मामले से शुरू करता हूँ और बाकी खबरें साथ साथ में आगे बढ़ाते हैं। आपसे सवाल किया नाज़रीन इकराम, आपको वैसे क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक? इसका मुझे जवाब जरूर दीजिए। आपको क्या लगता है ये जो सुहेल खान आफरीदी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान चल रहा है और जिस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं कि बहुत सख्त मौक़िफ़ हैं, आपको क्या लगता है? क्या यानी मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, आपने उसमें से एक बताना है। आपको क्या लगता है कि सुहेल खान आफरीदी से इस्टेब्लिशमेंट डरी हुई है और इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं? आपको क्या लगता है कि क्या सुहेल खान आफरीदी से वाकई इस्टेब्लिशमेंट को डर लग रहा है और इसलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे वो वो क्या भड़ जाने वाले, लड़ने वाले? या नंबर 2, सुहेल खान आफरीदी उनके लिए मैटर नहीं करता, वो उसको क्रश कर देंगे और सुहेल खान आफरीदी उनके लिए यानी बड़ा मसला नहीं है। 2 ऑप्शंस हैं, 1 या 2। आप सिर्फ 1 या 2 लेके मुझे बता सकते हैं कि व्हाट डू यू थिंक, आपका इस बारे में क्या ख्याल है। नाज़रीन, सुहेल खान आफरीदी को जो पैगामात मिल रहे हैं ना, वो बड़े अजीब व गरीब हैं। मैं आपके सामने मिसालें रखता हूँ। ये 2-3 चीज़ें हैं, खासतौर पर मुनीफ फारूक साहब की जानिब से कुछ कहा गया है। पहली बात है, उन्होंने कहा जी, ये एक बड़े इंकुशाफ भी आज उन्होंने किया मुनीफ फारूक साहब ने। मुनीफ फारूक साहब कहते हैं कि जब अली अमीन गंडापुर साहब चलते थे खैबर पख्तूनख्वा से, तो वो क्या करते थे, वो मोहसिन नकवी को बता के आते थे। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो यहाँ पर यानी उन्हें पता होता था, उन्हें बताते थे कहाँ पर आना, कहाँ पर नहीं जाना। सुहेल खान आफरीदी वाला ये मामला नहीं है, लिहाजा सुहेल खान आफरीदी साहब ये एक्सपेक्ट भी ना करें कि इनको थोड़ा सा भी टॉलरेट किया जाएगा। बल्कि उन्होंने एक और बयान में इससे भी गहरी बात की है। वे कहते हैं कि सुहेल खान आफरीदी जो हैं उनको उनके साथ यानी वो रेफरेंस दे रहे थे शायद 26 नवंबर वाला, या कि भाई ऐसा बुरा सलूक ऐसा कुछ होगा कि फिर आप भुगते फिरेंगे। बल्कि नाज़रीन इकराम, ये तक भी कहा गया है। अब मुनीफ फारूक ये भी कह रहे हैं कि भाई उन्हें फितना और साजिश समझते हैं और फितने को कैसे क्रश किया जाता है, फितने को कैसे निपटा जाता है और ये बात कहां पे जाके खत्म होती है, आप सबको पता ही है। नाज़रीन, ये 4.5 करोड़ अवाम के नुमाइंदे और उससे उठने वाली तहरीक फितना, बल्कि पूरा मुल्क जिस शख्स को वोट दे 80% जिस बंदे के पीछे खड़े हैं वो फितना है। आपने कैसे डिसाइड कर लिया फितना है? यानी कि आपके पास ताकत है और आपने डिसाइड कर लिया कि ये बंदा मेरे खिलाफ जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ये बंदा फितना हो गया है। यानी आपने उसके ऊपर लेबल लगाया और फिर आप उसको अपने तरीके से हल करने पर जोर दे रहे हैं, जिसकी इजाजत आपको आइन और कानून नहीं देता है। खैर, आइन और कानून को तो आप घर की लौंडी समझते हैं, आप उससे कुछ समझते नहीं है। मैं बड़ा हैरान हूं नाज़रीन, ये जो धमकियां हैं ना, ये मेरे लिए कुछ सादी चीज़ नहीं है। मुझे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट शायद कुछ बहुत बड़ा प्लान करके बैठी है। इसके पीछे 2 रीजंस हो सकती हैं, 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक, वो इस तरह की बातें करके शायद मोहसिन नकवी से राब्ते थे, गंडापुर बता के आते थे। 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक, या तो वो सुहेल खान आफरीदी को ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि आप भी राब्ता कीजिए, बात कीजिए, थोड़ा सा हमें फेस सेविंग दीजिए, कुछ खुद फेस सेविंग लीजिए और आप भी डिमॉन्स्ट्रेट कर लीजिए, कुछ अपनी बातें मनवा लें, कुछ हमारी। दूसरा ये हो सकता है कि वो कह रहे हैं, वो सुहेल खान आफरीदी को ये पैगाम दे रहे हैं और उससे वाक़तन जो है ना वो खौफज़दा हैं सुहेल खान आफरीदी का, ये पता नहीं, तो वो उसे एक सख्त पैगाम दे रहे हैं कि भाई गोली मार दी जाएगी, मार दिया जाएगा, तुम्हें फितने की तरह ख़त्म कर दिया जाएगा, तुम्हारा बेड़ा गर्क कर दिया जाए, फलां टुमा। इन दोनों सूरतों में नाज़रीन इकराम सुहेल खान आफरीदी के लिए फतह है। वो किस तरह से वो इम्पैक्ट जनरेट कर रहा है। बात ये नहीं होती है कि नाज़रीन इकराम कौन कितना क्या कहता है, बात ये होती है कि किसके क्या कहने, किसके होने से कितना इम्पैक्ट पड़ता है। इसका मतलब यह है कि आप ये तो मानते हैं कि भाई केपीके के पास एक फोर्स मौजूद है। फोर्स यानी कि मैं अवामी लोगों की बात करूं, एक फोर्स है, अवामी ताकत है और वो कुछ कर गुजरने का, यानी कि एक तरफ कहते हैं हम ये देखें हयाताबाद में 100 बंदा नहीं इकट्ठा कर सकता, 1000 बंदा नहीं इकट्ठा कर सकता, जबकि दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि अगर ये अपने साथ लोग ले आए तो भाई अगर हयाताबाद में सुहेल खान आफरीदी बंदे नहीं निकाल सका तो वो आगे भी नहीं निकाल सकेगा। आप चिल मारें, आप इजी हो जाएं, आपको किस बात की टेंशन है। लेकिन नाज़रीन इकराम, एस्टेब्लिशमेंट की परेशानी ये बताती है, दिखाती है कि वो किसी बड़ी गड़बड़ से, बड़ी चीज़ से जो है वो डरे हुए हैं। आपसे दुर्खास्त है, चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं नाज़रीन इकराम, दूसरी खबर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए शदीद खतरे की घंटी है, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट की परेशानी का सबब है। और चूंकि एस्टेब्लिशमेंट से एक अहम सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अंदर अहम तरीन लोग काले कोट वाले बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं और वो दोनों तरफ से हो रही है। आपने देखा कि पहले जजों ने बगावत की, इस्तीफे जमा करवाए, और मैं आपको ये भी बात बता रहा हूं, जिनको लगता है कि बिल्कुल ये काम ठंडा मट्ठा हो गया, कुछ नहीं होगा, बस बात यहां तक थी, मैं उनको इतलातन अर्ज कर रहा हूं कि वो इस्तीफे और आने वाले हैं।
लेकिन खैर आज जो पहला नतीजा मिला है वो नाज़रीन इकराम कराची जो है वो सिंध बार से मिला है। यानी सिंध बार कमाल कर गई आज, ये 27वीं तरमीम वाले लाने वाले और जिनके कहने पे बुलाए हैं, दोनों के लिए बहुत बड़ा झटका है कि ये जो एहसन भवन ग्रुप या तारड़ ग्रुप जो है, ये दोनों को शिकस्त हुई। किस तरह से वो यानी इस ग्रुप को शिकस्त हुई नाज़रीन इकराम, मोहम्मद हसीब जमाली साहब 2697 वोट लेकर यहाँ से कामयाब करार पाए हैं, जबकि मोहम्मद सरफराज मितलो जो है वो यहाँ से शिकस्त। अब इस शिकस्त को और इस जीत को आप ये ना समझेगा कि यार ये एक छोटी खबर है, ना ना, ये बहुत बड़ी खबर है। इसकी वजह ये है कि मैं पिछले कुछ अरसे से आपको बता रहा हूँ कि कराची वो फिजा बता रही है, कराची की फिजा बता रही है कि वुकला की मूवमेंट चलने वाली है और वुकला की मूवमेंट कुछ कर दिखाएगी, वुकला की मूवमेंट कुछ कर दिखाएगी। वुकला की मूवमेंट ये एक ऐसा वाहिद एक तरीकाकार है, इधर से जो सोहेल खान आफरीदी हैं और इधर से अच्छा मैं आपको ये बात बता दूं कि वुकला यहाँ से निकलते हैं, वुकला अपना माहौल बना रहे हैं, वुकला निकलते हैं, तो उसके लिए बार्स और इनका होना बड़ा जरूरी है। और कराची की बार ने, और आपको पता है यहाँ बड़ा किया गया जुल्म और जबर यानी कि बहुत वकीलों के साथ हुआ, उसके बावजूद इस फोर्स और प्लाट और इन सब चीजों के खिलाफ वोट दिया और वुकला के लिए आज की जीत बहुत बड़ी जीत तस्वुर की जा रही है। इधर से ये निकलेंगे, दूसरी तरफ आपको मैंने बताया कि सोहेल खान आफरीदी भी बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। आज उन्होंने भी बड़ा ऐलान किया, उन्होंने कहा जी मंगल वाले दिन हम जो है वो पहले हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे और फिर हम जो है ना वो अडियाला जेल की तरफ जाएंगे, जहां पर दमादम मस्त कलंदर हो सकता है, कुछ बड़ी चीज वहां पर भी हो सकती है, तो वहां पर भी एहतजाज है। इधर से कराची से काले कोट वाले बगावत कर गए हैं, चाहे वो जज हों या वकील हों, और वो इस बयानी के साथ नहीं चल रहे, रुपयों के, पैसों के, प्लाटों के बयानियों से वो आगे बढ़े हुए हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प चीज जो है वो मैं कराची से भी सुनने को मिल रही है और मुझे लगता है कि कराची के वुकला आई बिलीव दे विल लीड और वो उस तहरीक की जो है वो क़यादत करेंगे जो हिसाब नज़र आ रहा है। इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये खबर भी बहुत ही बुरी खबर है। मुझे लगता है कि उनके लिए चीज़ें जो है वो थोड़ा सा करना मुश्किल हो जाएंगी। नाजरीन, मैं आपको ये भी बात बता दूं कि इमरान खान की रिहाइशगाह के इर्द गिर्द इस वक्त आग लगी हुई। अजहर मुशवानी साहब ने इस बारे में तवज्जो दिलाई है। CDA 1122 इस्लामाबाद इंतजामिया नाज़रीन इकराम पिछले 1 साल में 3 से 4 दफ़ा आग लग चुकी है और इस दफ़ा वाली आग घर की तरफ जो है वो जाती हुई नजर आ रही है। मुझे नहीं पता ये साजिश है, मुझे नहीं पता किसी ने जानबूझकर लगाई है या खुदा न खास्ता खुद लगी, लेकिन इमरान खान से रिलेटेड हर चीज़ को शक की निगाह से देखा जाता है, तो हो सकता है इसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो, पैगाम होना मकसूद हो। आई डोंट नो, क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ आग लगने की इन्फॉर्मेशन है। लेकिन नाज़रीन इकराम, इंतजामिया जिस तरह से रिएक्ट करी और बिहेव करी, उससे लगता है कि शायद कोई गड़बड़ी ना हो। जैसे CDA के सिर्फ 3 मुलाजमिन वहाँ पे पहुंचे, हालांकि CDA को और 1122 को और जो इस्लामाबाद इंतजामिया है उनको इतनी कॉलिंग की गई और बताया गया कि इमरान खान के घर के इर्द गिर्द जो है वो आग लगी है। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ तो इस वक्त मैं आपको इतलातन बता रहा हूँ, शाम 4 बजे से आग लगी हुई है और ये बढ़ती हुई चली जा रही है। पहले एक पहाड़ी पर लगी थी तो उसको मुलाजमिन ने खुद ही बुझा लिया था। आग अभी जो फैली हुई आग, ये इन मुलाजमिन की बस की बात नहीं, और ये CDA के 3 मुलाजमिन की बस की बात नहीं है, ये बात इससे कई ऊपर की है, लेकिन इसको कोई देखेगा नहीं। अच्छा नाज़रीन इकराम, मैं आपको बता रहा था कि मंगल को जो है वो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। मंगल को दंगल सजने वाला है। अब ये देखिए, मैं थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे रखता हूँ। आज सहाफ़ी शाहिद मुतल्ला साहब ने भी कुछ इंकशाफात किए, वो बड़े ज़बरदस्त इंकशाफात हैं, इसको ज़रा सुनिएगा। सहाफ़ी शाहिद मुतल्ला साहब इस बारे में बताते हैं, वो कहते हैं कि यार ये देखें इमरान खान के जी जेल मैनुअल जी 265 जो वो ये नहीं हुआ। अब भाई आपने आमरीत के दौर का वो लिखा हुआ है और उसको आप बता रहे हैं कि जेल मैनुअल। अब जेल मैनुअल के तहत क्या होता था, आइए मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन इकराम, सहाफ़ी शाहिद मुतल्ला बताते हैं कि जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब के लिए जो खाना था वो जनरल बाजवा की सुसर की तरफ से जाता था, नंबर 1। नंबर 2, इस बात को भी सुनिए, ये भी और इंपॉर्टेंट बात है। आपको सुन के हैरानगी होगी कि मरियम नवाज साहबा जब जेल में थी तो उनके पास एक मोबाइल था, और मोबाइल और इसकी खैर खबर हमें पहले पता है, इसकी वीडियो भी मौजूद है। मरियम नवाज साहबा इस्तेमाल करी थी, इसकी वीडियो भी मौजूद है कि मरियम नवाज साहबा जो है मोबाइल इस्तेमाल करी जेल के अंदर। तो ये नाज़रीन इकराम इनके करतूत हैं। आप देखिए क्या ये सब कुछ जेल मैनुअल के मुताबिक हो रहा था। और कौन सा जेल मैनुअल, कौन सी, यार आप किसी के ऊपर सियासी गुफ्तगू करने से पाबंदी कैसे लगा सकते हैं? एक सियासी शख्स के ऊपर सियासी गुफ्तगू करने से पाबंदी, यानी कि जेल के अंदर, यानी कि इंसानी हकूक खत्म हो जाते हैं। यानी कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? तो नाज़रीन इकराम, खतरा ही खतरा है। मुझे लगता है कि जो ताकतवर हैं वो तेजी से कुछ ऐसे इकदाम कर रहे हैं जो उनके अपने लिए कुछ भी जो है ना वो समर नहीं रखते, उनके लिए गड़बड़ लेकर आ रहे हैं। ये खबरें उम्मीद करते वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।